खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। आपको बता दें कि ओडीओपी स्कीम में ही सुधारात्मक के लिए बैठक की गई है और इसके साथ ही सुधारात्मक बदलाव के विषय में ये अहम बैठक की गई है। सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक की गई है। तो लखनऊ में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर ही एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य एजेंडा डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी योजनाओं को सुधारात्मक बदलाव पर चर्चा करना रहा है और सीएम ने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की है और इस योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों पर भी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ओडीओपी स्कीम प्रदेश के कारीगरों और उद्यमियों की रीढ़ है, इसलिए इसमें समय समय पर सुधार और नवीन पहल जरूरी है। तो आपको बताते चले, अहम बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह अहम बैठक की है। ओडीओपी स्कीम में सुधारात्मक के लिए ही ये बैठक की गई है। सुधारात्मक बदलाव के विषय में ये बैठक है और सरकारी आवास पर ही 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक की गई है। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य एजेंडा ओडीओपी योजना में सुधारात्मक बदलाव पर चर्चा करना रहा है। यूपी से एडिटर हमारे साथ आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरसी भट्ट, इस बैठक में क्या कुछ खास रहा है, विस्तार से अपडेट दीजिए। देखिए, ओडीओपी योजना के तहत लोगों को रोजगार मुहैया कराना, साथ साथ में उद्यमियों को बढ़ावा देना और उसके साथ साथ जो छोटे एवं मध्यम वर्ग के उद्यमी हैं उन उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना, ये सरकार का एक बड़ा एजेंडा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक की है और उसके साथ साथ उन्होंने औद्योगिक विकास की समीक्षा बैठक भी की है। उस समीक्षा बैठक में सीधे तौर पर जो सबसे बड़ी चीज है वो स्पीड, स्टेबिलिटी और सपोर्ट, इसको तेज करने की आवश्यकता उन्होंने कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में निवेश की बात कही है कि प्रदेश में निवेश, जो विदेशी निवेश है वो निवेश लाए जाए और उसमें संवाद तेज किया जाए। ये बहुत बड़ी सरकार का एक प्रयास है यूपी इन्वेस्ट के माध्यम से। जिस तरह से उन्होंने आज औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक की है और उसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए, खासतौर पर विदेशी निवेश को, उसके लिए उन्होंने अधिकारियों पर सीधे तौर पर कहा अधिकारियों से कि अपना प्रयास तेज करें और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि जो निवेशकों को फास्ट ट्रैक सुविधा मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हो और रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में भी यूपी इन्वेस्ट पूरी तरह से मदद करे। और ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है यूपी इन्वेस्ट कि उत्तर प्रदेश में देशी निवेश के साथ साथ प्रदेश में विदेशी निवेश भी आए, यानी कि एफडीआई भी आए और इससे यहाँ पे रोजगार के संसाधन बढ़े। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्च्यून 500 नीति के तहत 11 कंपनियों ने 13,610 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में दिया है और जिस तरह से विदेशी कंपनियों का यूपी की तरफ रुझान बढ़ रहा है और साथ साथ भरोसा बढ़ रहा है, उससे विदेशी निवेश के प्रस्ताव में लगातार जो है इजाफा हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए है और इस बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार, उसके साथ साथ यूपी इन्वेस्ट के सीईओ विजय किरण आनंद, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास विभाग के सचिव प्रांजल यादव, उसके साथ साथ अन्य जो है कई बड़े अधिकारी रहे। इसमें उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री राकेश सचान, ये तमाम लोग जो है इस बैठक में मौजूद थे। और जिस तरह से एफडीआई नीति के 2023 के तहत लगभग 56,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव आए हैं जो अभी प्रक्रिया विचाराधीन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 683, मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 683 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। ये प्रदेश के लिए बहुत
बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से लगातार प्रदेश के आला अधिकारी, अगर हम बात करें दीपक कुमार की, बात करें हम आलोक कुमार की, जो अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें यूपी इन्वेस्ट के सीईओ विजय किरण आनंद की, और लगातार जिस तरह से ईडा के सीईओ राकेश सिंह, ग्रेटर नोएडा के सीईओ एनजी रवि कुमार, इनके द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि यूपी इन्वेस्ट के माध्यम से जो भी निवेशक आते हैं उनको जमीन उपलब्ध कराना, उनकी अन्य संसाधन उपलब्ध कराना, और उसके साथ साथ अगर वो विदेशी निवेश के लोग हैं तो उनको रेडी टू मूव के तहत कुछ और भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से सुविधाजनक तरीके से उनको मुहैया कराना। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े विदेशी निवेश के माध्यम से, और लगातार इसके लिए ग्राउंड सेरेमनी का आयोजन भी किया जा रहा है, जो अभी कुछ चंद दिनों में आयोजन हुआ, और सरकार फिर एक बड़ा अनाउंस करेगी कि कितने लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। और सीधे तौर पर ये आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। समय समय पर इस तरह की बैठकें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार करते रहते हैं, और सरकार लगातार इस दिशा में उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाकर उद्योगों को स्थापित करके यहाँ पे रोजगार के संसाधन यहाँ के युवाओं को, और जो दक्ष खासतौर पर दक्ष जो ट्रेंड कारीगर हैं, दक्ष कारीगर हैं, उनको जो है अवसर प्रदान करने के लिए ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल आरसी भट्ट जी, ओडीओपी योजना में सुधार की बात की जा रही है, कितना खास है ये ओडीओपी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, और ये खास है जिस तरह से उद्यमियों को, उद्योग धंधों को स्थापित करना, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना, और जो ट्रेंड कारीगर हैं उनको रोजगार देना, तो ये तमाम चीजें इस योजना के तहत लोगों को लाभ प्रदान करना, ये विषय जो है निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे उद्योगों और जो लघु उद्योग हैं और मध्यम दर्जे के उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा देना, ये सरकार की प्राथमिकताओं में से है। बिल्कुल आरसी भट्ट जी, जैसे मुख्य एजेंडा बताया जा रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये योजना है, तो इससे कितना लाभ मिलने जा रहा है अब कारीगरों? निश्चित रूप से सरकार, देखिए सरकार का एक प्रयास है कि हर जनपद में उद्योगों के माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, और इस दिशा में सरकार का ये सीधा प्रयास है कि हर जनपदों में उद्योग धंधे लगे, और उसके साथ साथ जो है वहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया हो, और खासतौर पर जो लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उनको तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जाए, ट्रेंड किया जाए, और उनको फिर वही रोजगार मुहैया कराया जाए। जी आरसी भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर पहुंचे। बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है, पदाधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया है, और कार्यकर्ताओं के साथ ही डिप्टी सीएम की अहम बैठक है। तो सीतापुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आगमन पर ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। उनके पहुंचते ही टोल प्लाजा और बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया है, और उसके बाद वे सीधे जिला कार्यालय पहुंचे, जहां पर पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की है। जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं के साथ ही संवाद किया है, स्थानीय मुद्दों पर भी जानकारी ली है और विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। तो सीतापुर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम। बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर सीतापुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन पर ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उनके पहुंचते ही टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ ही उनका भव्य स्वागत किया है। इसके बाद वे सीधे जिला कार्यालय पहुंचे, जहां पर पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा की गई है, और आपको बता दें कि जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में ही ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है, स्थानीय मुद्दों पर जानकारी ली है और विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई है। तो सीतापुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए हैं।
फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया है, फूलों की बारिश की गई है। इसके साथ ही भारी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, जिन्होंने फूल भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया है। तो ब्रिजेश पाठक का भव्य स्वागत किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक सीतापुर पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पदाधिकारियों ने ही जोरदार स्वागत किया है, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया है, फूलों की बारिश की गई है उनके ऊपर और कार्यकर्ताओं के साथ ही डिप्टी सीएम की भी बैठक। तो सीतापुर में डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के आगमन पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। उनके पहुंचते ही टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया है। आपको बताते चलें कि इसके बाद वे सीधे जिला कार्यालय पहुंचे, जहां पर पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा की। और जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में ही ब्रिजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया है। तो स्थानीय मुद्दों पर जानकारी ली है और इसके साथ ही विकास कार्य की भी समीक्षा की गई है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है सीतापुर से, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पहुंचे और इसके साथ ही टोल प्लाजा पर उनका भव्य स्वागत किया गया, फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी अहम बैठक। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल नोएडा के सेक्टर 15A में मौजूद बीजेपी सांसद महेश शर्मा के आवास पहुंचे। उन्होंने सांसद महेश शर्मा की माताजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और शोक स्तंभ परिवार को ही सांत्वना भी दी है। और मंत्री बघेल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है और दुख की घड़ी में परिवार को धैर्य प्रदान करने की भी कामना की है। तो नोएडा में ही बता रहे हैं आपको खबर, जहां पर मंत्री एसपी सिंह बघेल ने शोक जताया है, महेश शर्मा के घर पहुंचकर शोक जताया है और महेश शर्मा की माता का निधन हुआ है, जिस पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। तो आपको बताते चले, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल नोएडा के सेक्टर 15A में मौजूद बीजेपी सांसद महेश शर्मा के आवास पर पहुंचे और उन्होंने सांसद महेश शर्मा की माताजी के निधन पर ही गहरा शोक व्यक्त किया है और शोक स्तंभ परिवार को सांत्वना भी दी है। और मंत्री बघेल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है और इस दुख की घड़ी में ही परिवार को धैर्य प्रदान करने की भी कामना की है। तो मंत्री एसपी सिंह बघेल ने शोक जताया है, महेश शर्मा के घर पहुंचकर उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेवर एयरपोर्ट पर दूसरी बार आने की तैयारियां पूरी जोरों पर है। उन्होंने बताया है कि अब तक एयरपोर्ट का ही एरोड्रम लाइसेंस नहीं मिला है, जिसके मिलने के बाद ही प्रधानमंत्री की विजिट की तारीख भी फाइनल होगी। विधायक ने कहा है कि कल सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए आने वाले लोगों के मार्ग दुरुस्त किए जा रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और एयरपोर्ट बनने के बाद बंद हुए कुछ रास्तों को भी खोलने का काम चल रहा है। देखिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि दूसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जेवर की सरजमी पर आ रहे हैं, तो ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। अभी तक एरोड्रम लाइसेंस मिला नहीं है, जिसकी उम्मीद के जिसे मिलने के बाद ही प्रधानमंत्री जी की डेट फाइनल होनी थी। कल भी इस विषय में मैंने सभी संबंधित अधिकारियों से बैठक की थी और जो भी रास्ते लोगों के आने के उद्घाटन में जो भी क्षेत्र के लोग आएंगे उन सभी रास्तों को हम दुरुस्त करा रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था और कुछ रास्ते हमें खुलवाने भी पड़ेंगे जो एयरपोर्ट बनने के बाद बंद हो गए। तो इन्हीं सब तैयारियों को लेकर एक बैठक हमने कल की थी एयरपोर्ट साइट पर और जैसे ही एरोड्रम लाइसेंस मिल जाएगा, मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख के बाद कभी भी देश के प्रधान
काशी तमिल संगम 4.0 के तहत ही तमिलनाडु से आया है 212 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा और इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल के आगमन पर ही प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को जोड़ने का प्रमुख माध्यम माना जाता है। आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेगा और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में भी सहभागी बनेगा। तो अयोध्या तमिलनाडु प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है। सांस्कृतिक संगम यात्रा अयोध्या पहुंची हुई है और इसके साथ ही सांस्कृतिक स्थलों का ही भ्रमण करेंगे। तो आपको बता दें कि काशी तमिल संगम 4.0 के तहत ही तमिलनाडु से आया है 212 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा और जिसमें आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल के आगमन पर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। यह कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृत विरासत और परंपराओं को जोड़ने का प्रमुख माध्यम माना जाता है। प्रतिनिधिमंडल अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेगा और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में भी सहभागी बनेगा। तो सांस्कृतिक संगम यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां पर सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। अयोध्या पहुंचा है, फिलहाल आपको बता दें तमिलनाडु प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा है, जहां पर सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। वाराणसी में ही कोडेन युक्त कफ सिरप से बेचने के मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। शुभम ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार है और उन्होंने राजनीतिक हस्तियों समेत समाज को चेतावनी दी कि मामले की पूरी जानकारी रखकर ही बयानबाजी करें और इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार दवाओं की खरीद बिक्री की जा रही थी और किसी भी तरह का नियम उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई जिलों में ही द्वेषवश उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और साथ ही ड्रग विभाग के अधिकारियों द्वारा ही उनसे पैसे की मांग भी की गई है। तो वाराणसी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कफ सिरप बेचने का मामला सामने आया। वाराणसी में ही कोडेन युक्त कफ सिरप बेचने के मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। महाराजगंज के भारत नेपाल सीमा सोनौली पर ही एक भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक को ही गिरफ्तार किया गया है। युवक फर्जी वीजा और इसके साथ ही डिपार्चर स्टैंप का उपयोग करके नेपाल होते हुए कनाडा के ही जाने का प्रयास कर रहा था और जांच में पाया गया है कि युवक के पासपोर्ट पर दिल्ली एयरपोर्ट का फर्जी डिपार्चर स्टैंप भी लगा हुआ था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार युवक की पहचान पंजाब के मोहाली निवासी विमल डासी के रूप में हुई है और ई वीजा पर ही फर्जी स्टैंप के कारण ही उसका नेपाल के रास्ते कनाडा जाने का मंसूबा फेल हो गया। नोएडा में अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है, जहां पर 12 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सेक्टर 47 निवासी इंद्रपाल चौहान से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इंद्रपाल चौहान को ही व्हाट्सएप पर कियारा शर्मा नाम की प्रोफाइल से संदेश आया और महिला ने बातचीत शुरू कर निवेश के लिए ही उकसाया और उन्हें 2 व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया। ग्रुप में नकली प्रोफाइल बताया जा रहा है कि प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाकर ही भरोसा भी दिलाया गया और एक प्रमाणिक शेयर ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है और शुरुआत में पीड़ित ने 50,000 रुपए निवेश लिए और इसके साथ ही आपको बता दें कि निवेश उसने किया 50,000 रुपए, लेकिन 17 दिनों में ही 9 ट्रांजैक्शन में ही कुल 11.99 करोड़ रुपए ठगी के कई खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। तो नोएडा में 12 करोड़ की ठगी का ये मामला सामने आया है। कुछ समय से साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा एक इन्वेस्टमेंट स्कैम टाइप का फ्रॉड किया जा रहा है, जिसमें पीड़ित से साइबर फ्रॉडस्टर्स सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि अगर वो निवेश करते हैं तो उनको बढ़िया मुनाफा मिलेगा। कांटेक्ट के पश्चात पीड़ित को एक ऐप डाउनलोड करवाई जाती है या एक लिंक शेयर करवाया जाता है,
जिससे एक पोर्टल खुलता है जिसमें वो अपनी निवेश की भी धनराशि और अपना मुनाफा देख सकते हैं। जब पीड़ित विड्रॉ करने की कोशिश करता है तो उनको छोटा अमाउंट विड्रॉ करने दिया जाता है, जिससे वो कन्विंस हो जाता है कि उनका वाकई में निवेश हो रहा है और मुनाफा हो रहा है। पीड़ित को अलग अलग अकाउंट्स दिए जाते हैं जिसमें वो धनराशि डालते हैं। ये अकाउंट्स जेन्युइन नहीं होते, जबकि म्यूल अकाउंट्स होते हैं जिनमें साइबर ठगी की धनराशि जा रही होती है। इसी तरीके का एक प्रकरण गौतम बुद्ध नगर में सामने आया है, जिसमें एक पीड़ित के साथ 12 करोड़ की साइबर ठगी हुई है। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं किसी जेन्युइन कंपनी के साथ, तो आप उसी के अकाउंट में पैसे डाल रहे होंगे। अगर अलग अलग अकाउंट्स अलग अलग नाम से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो एक ये रेड फ्लैग है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये साइबर ठगों को पैसा जा रहा है और जेन्युइन कंपनी को नहीं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जालौन उरई कोतवाली क्षेत्र के ही इंदिरा नगर में मौजूद कुइया रोड पर देर रात एक साथ ही 3 दुकानों में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग कैसे लगी इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन अचानक उठे धुएं के गुब्बार और लपटों ने पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मचा दी है। आग की चपेट में आने से दूध डेयरी और मोबाइल कंप्यूटर दुकान और ऑटो पार्ट्स की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है और इसके साथ ही तीनों दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान भी खाक हो गया। क्या हुआ है? आग लगी है दुकान में। आपका नाम क्या है? राहुल राजपूत। किस चीज की दुकान थी? दूध डेयरी। और क्या था इसमें? दूध डेयरी में पूरा माल, दूध का पूरा सामान था हमारा। तो कल की बुकिंग थी हमारी, पूरा सामान जल गया। बगल में मोबाइल की दुकान थी, उनका भी पूरा सामान जला है। और बगल में ऑटो पार्ट्स की दुकान, उनका भी पूरा सामान जल चुका, कुछ नहीं बचा है। आग लगने का कारण क्या है? आग लगे कारण कुछ पता नहीं है, सबकी दुकानें बंद हो चुकी थी। कोई यहाँ पे बाद में बचा था? नहीं, कोई नहीं था। जानकारी कैसे हुई यहाँ पे आग लगी? एक मित्र निकले यहाँ से, बताया धुआं निकल रहा है दुकान के नीचे से। कितना नुकसान हो गया? लगभग 1 लाख का तो हमारी नुकसान है। बाकी जो दुकान है वो मालिक अभी यहाँ मौके पे नहीं है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।